बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस ख़बर के साथ कि वो जो हम पहले बात कर चुके हैं कि नैब ने मरीम नवाज़ साहिबा की जो पेशी है वो मुलतवी कर दी है। सवाल है कि क्यों की है। जवाब ये है कि खौफ। बहाना आप जो कुछ मर्ज़ी बना लें और वो है खौफ। बहाना ये बनाया कि जी के वो जनाब वो NOCO चूँकि कोरोना बहुत फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है तो क्या वज़ीर आज़म को नहीं पता था कि वो ख़ुद कोरोना के मरीज़ हैं, लेकिन वो एक इजलास की सदारत करते हैं मीडिया टीम की। लिहाजा ये झूठ है अगर ये नैब वाले समझते हैं। बहरहाल नैब की अपनी मर्ज़ी और नैब ने पूरी सरतोड़ कोशिश की कि जी किसी तरह जो मरियम है उसको गिरफ़्तार भी कर लें, हिंग लगे ना फटकड़ी, और इस तरह गिरफ़्तार करें कोई रिएक्शन भी सामने ना आए। कभी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, कभी मशवरे इधर उधर से पैगाम, और कभी इन अदर वर्ड्स धमकियाँ भी। बहरहाल वो मैं धमकियों के मतलब ये ज़राए के हवाले से बात कर रहा हूँ कि नून लीग के हवाले से जो बातें हैं उनकी, और फिर कुछ बातें जो नवाज शरीफ कह चुके हैं, मरीम कह चुकी हैं वो वाली बातें। लेकिन सवाल ये सवाल नहीं, हकीकत अपनी जगह पे अटल है, और वो हकीकत ये है कि मरीम नवाज़ की जो पेशी मुलतवी हुई है वो खौफ की वजह से हुई है। और मरीम नवाज़ इसको यूँ ताबीर करती हैं, यूँ कहती हैं, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ी देर पहले मीडिया से ही गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी नैब के सियासी नोटिस का अवाम ने जो नोटिस लिया है उस पर, अवाम के सख्त नोटिस लेने के ऊपर नैब ने मेरी पेशी मुलतवी की है। तो पॉइंट इसमें ये है कि मैसेज इसमें ये है, आज जो कुछ नैब ने किया है, जो कुछ एक रियासती अदारे ने किया है, वो पैगाम ये है उसमें जो पोशीदा है कि अगर तो आप ताकतवर हैं, अगर तो आप सीधे हो जाएंगे हमारे साथ, तो फिर रियासत लेट जाएगी। मैं इसको यानी अपने तौर पर दानिशमंदी से तो ताबीर करता हूँ कि हुकूमत ने अच्छा किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर कोई माड़ा आदमी होता तो फिर यही कुछ होता? ज़ाहिर है नहीं होता। या मरीम नवाज़ साहिबा को आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये आर्डर मिलता, ख़बरदार जो कोई बंदा तेरे नाल गया कुड़िए तो वरना हम तो इन्हें अदालत में अंदर फेंक देंगे, तो फिर क्या जो नैब है उसका रिएक्शन यही होता? हरगिज़ नहीं होता। जालसाजी है, झूठ है, मुनाफ़िक़त है। और मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ वो ये मेक करना चाह रहा हूँ कि अगर ये असूल तय हो चुका है गैर एलानिया तौर के ऊपर कि जनाब के अगर आप ताकतवर हैं तो आपको पाकिस्तान का कानून नहीं पूछेगा, जैसा कि है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये रियासत जो है, रियासत पाकिस्तान, ये अगर कायम है तो सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से ही चल रहे हैं मामलात, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं है। और मतलब ये कि आप ये भी फिर समझा रहे हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये समझा रहे हैं कि यार के मरीम जो कर रही हैं, नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो ठीक है, और फिर ये कि नवाज शरीफ को आज जो उन्होंने कहा, जो मैं मुसलसल कहता आया हूँ कि जी कि वो जो बयानिया अगरचे वो बाय कर रहे हैं लोग, वो ख़रीद रहे हैं लोग, या लोग उस पर कान धर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो फ़िज़िकली ट्रांसलेट ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप हालात इस मुल्क के अंदर उस लेवल पे ले गए हुए हैं। अगर आपने ये यकीनन ये खौफ की वजह से आपने मुलतवी की है मरीम नवाज़ की पेशी, तो इसका मतलब ये है कि आप हालात उस सतह पे ले आए हुए हैं जहाँ पर अफरा तफरी और अनारकी फैल सकती है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। ये पाकिस्तान के हक़ में अच्छा नहीं है, लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या मैं इसकी एक और मिसाल, आज जो NA-75 डस्का का जो हलका है उसमें जो इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया है जस्टिस उमर तैयब बंदयाल साहब जो हैं, मैं उनका ज़ाती तौर पर बड़ा फ़ैन हूँ। वो उन्होंने मैंने आज ट्वीट भी किया कि उन्होंने वो सपूत हैं अदलिया के जिन्होंने अपनी अदारे की माजी की रवायत को बरकरार रखा। मैंने वहाँ पे तो ये नहीं बात लिखी कि, लेकिन ये है कि जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस मतलब आप साकिब निसार तक आ जाएं, वो जो रवायात हैं वो उनके अमीन हैं, जो आज इन्होंने फ़नकारी जो मतलब फ़नकारी तो नहीं कहना, जुडिशल माइंड जो अप्लाई किया है। माइंड अप्लाई करना भी एक फ़न है, हर बंदा ये कर नहीं सकता। तो जिस तरह करके उन्होंने हुकूमत की मेन जो हुकूमत को क्या चाहिए था रिलीफ, कि इलेक्शन से भाग रही है हुकूमत, आपने कह दिया कि जी के इलेक्शन तो वो है रीपोल का जो सेनेट जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है वो तो है अपनी जगह पर कायम है, लेकिन फ़िल वक्त हम 10 अप्रैल वाला जो है इलेक्शन करवाने वाला फ़ैसला वो मुअत्तल कर रहे हैं। मतलब क्या है ये कि जी वो चूँकि हमें
वो अल्लाह आपका भला करे कि जी कि हमारा बेंच पता नहीं कब होना है। पहले इस की हेयरिंग के लिए ये तीसरा बेंच बना है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस क्या है, इसको इस इलेक्शन को मुलतवी करना इतनी बड़ी मजबूरी क्या है। और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो उनके मतलब उनको इतना दिमाग क्यों लड़ाना पड़ा इस नतीजे तक पहुंचने के लिए कि जी कि वो अब हम चूँकि केस और सुनने हैं, पता नहीं वो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है डेट इन ऑफिस कर दिया आपने इलेक्शन मुलतवी करते हुए। और ये कानून सीधा सा असूल है कि लोगों की विल के आगे नहीं खड़े होना चाहिए। जो इंतखाबी कवानीन हैं वो बड़ा उसमें आपको लीनियट व्यू लेना होता है, क्योंकि ये अवामी राय का फ़ैसला होता है जो कि बहरहाल मुकद्दम होती है, बहरहाल अवामी राय ही मुकद्दम होती है। और ये अवामी राय के इजहार का ही तरीका होता है बैलेट पेपर के ज़रिए वोट कास्ट करना। और आप वहाँ पर, और फिर उस दिन क्या हुआ, पूरी कौम ने देखा कि क्या हो रहा है। और फिर ये इलेक्शन कमीशन को फिर भाड़ में फेंक दें हम कि जी के वो, अगर आपको उसकी बात पे यकीन नहीं है, वो कह रहा है कि आईजी पंजाब मेरी फ़ोन सुनने के लिए तैयार थे, अवेलेबल नहीं थे। जो हैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब वो अवेलेबल नहीं थे। 20 बंदे हमारे जो हैं वो लापता हो गए। और क्या कहते हैं, वहाँ पे गोली वहाँ पे चली, पुलिस वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की बात नहीं सुन रही थी। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट जो है इंटरवीन करते हुए कितने लोगों को वो कहते हैं कि जी के मुअत्तल ये वो इस तरह की जो की हैं कार्रवाइयाँ की हैं और सिफारिश की है कि अब देखेंगे कि हमने उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करनी है या महकमे करेंगे, हुकूमत करेगी। तो वो तो खैर फ़ैसला होना बाकी है। इसका मतलब वो झूठ का पलंदा था। तो अगर ये रिमार्क्स सुने आपके फ़ाज़ल जज साहब के, फ़ाज़ल जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि जी के जनाब अली के बड़ा मज़े का है कि जी कि चूँकि इसमें एक जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि ये भी बताया गया है कि 10 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग काफ़ी देर मुअत्तर रही। सवाल ये है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकतें करवाईं? यानी ताकतवर तो फिर जो हुकूमत जिसकी होती है वही ताकतवर होता है ना। तो अगर मतलब ये कि हरकतें वो कह रहे हैं कि जी कि एक कमज़ोर कैंडिडेट ने करवाई एक ताकतवर को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि यार कि मैं जो पॉइंट जिस बात की तरफ मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मुंह से अल्फाज ना निकलें, वो फिर अल्फाज यही है कि फिर जो मरीम या मुस्लिम लीग नून ने जो करके दिखा दिया है कि जनाब सीधे हो जाओ, मतलब ये कि फिर इसका मतलब है कि हर इदारा जो है वो मतलब उसके वो तभी मतलब मामला ठीक होंगे जब आप सीधे होंगे। मतलब इसका मतलब तो यही है। लेकिन ये देखें, बात यही बड़ी बदकिस्मती है कि, और ये मैं समझता हूँ कि ये हालात जो हैं ये शायद किसी और तरफ जा रहे हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो कि यार के लोगों को अब अपना हक़ लेने के लिए या फिर जायज़ हक़ लेने के लिए या अपनी जायज़ बात के लिए भी, अब अगर नौशीन इफ्तिखार से भाई फिर जनाब हल्के से बंदे निकालें और जाके कहीं पे धरना दे दें तो फिर ही है, अदरवाइज़ तो फिर बात नहीं सुनी जाएगी, फिर इसी तरह की कार्रवाई पड़ती रहेंगी। तो मेरा ख़्याल ये है कि जिन लोगों ने भी या जिन अफराद या जहाँ पे भी ये इदारा जाती सतह पे हुआ है, और ये ज़ाहिर है कि 1-2 दिन में नहीं हुआ, ये 70 साल में हुआ है पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ को आप 70 साल में उस जगह पर लेके आए हैं कि जहाँ पे वो पाकिस्तान के इदारों के साथ सीधे हो गए। आज कोई नैब के साथ सीधा हुआ है, कल कोई इलेक्शन कमीशन के साथ सीधा होगा। सीधा समझते हैं ना कि मतलब आ जाओ फिर, आप है नहीं है गा क्या नहीं, वही आर या पार वाला फार्मूला। तो ये बड़ी बात खौफनाक है। इस बात को पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को संजीदगी से लेना होगा। और पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हैं वो उनको अपनी ज़ात की अना से निकल कर, या ज़ात जो अनाओं की ज़ात की अनाएँ हैं या किसी की ज़ात की जो अना है उसकी भेंट पाकिस्तान को नहीं चढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान के अदारों को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कोई बैठ के ये फ़ैसला कर रहा था आज इस्लामाबाद में कि जनाब कि हम मरीम को कानून हाथ में नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेरा ख़्याल है वो बहुत गलत कर रहा था। मेरा ये ख़्याल है कि जिसने ये, अगर मरीम बोल रही थी और वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर चली हुई हैं और ज़ाहिर है कि वो उनको आपने दीवार के साथ लगाया तो वो इस जगह पर पहुँचे कि आपको फिर कहना पड़ा नैब को कि जनाब के ये चूँकि इदारों के ख़िलाफ़ बोल रही हैं तो लिहाजा इनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल करनी बनती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई है
जो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को इस नहज पे लेके आ रहा है कि वो फिर ना डंडी फट्टी निभड़न, कानून हाथ में लें और फिर सीधे होके आ जाएं कि जनाब के आएँ अब हम आपके साथ निमट लेते हैं। ये चीज़ जो है ये इसको अनारकी कहते हैं, इसको अफरा तफरी कहते हैं, खून खराबा इसी से होता है। तो ये अगर किसी इदारे को, अफराद को, वो जो ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की रियासत को चलाने के, उनको ये बात समझ नहीं आ रही तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इससे अगला कदम जो होगा वो फिर शायद खौफनाक होगा। और पाकिस्तान को मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पॉइंट टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ेगी, इसी तरह कोई दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और लोग जो हैं, अफराद जो हैं, आज इमरान खान साहब की हुकूमत है, कल नहीं होगी। पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उससे पहले जरदारी, मतलब ये कोई फ़लसफ़ा जो है ये समझाने वाली बात नहीं है। ये बच्चे को पता है कि वक्त एक सा नहीं रहता और सदा बादशाही अल्लाह पाक की है। ये अफराद नागुज़ीर नहीं होते। मुल्क जो है और जो इदारे हैं वो नागुज़ीर होते हैं। इदारों ने मुल्क चलाने होते हैं, अफराद ने नहीं चलाने होते, ये बात समझे। तो लिहाजा मेरा ख़्याल है एक वक्त हम उस मकाम पर पहुँचे हुए हैं। फॉर गॉड सेक इसको समझें कि अफराद को अपनी ज़ातों से निकल कर कौम के लिए, मुल्क के लिए सोचना होगा। हम इस मुल्क के साथ और कितना जुल्म करना है, इस कौम के साथ हमने और कितना जुल्म करना है। पहले एक अद्धा मुल्क जड़ा यार टूट चुका होया, इसमें क्या अब क्या बात समझाए बंदा, क्या बात करे। इस पे भी माइंड किया जाता है कि जी कि आप ये क्यों कहते हैं मुल्क टूट चुका है। बहरहाल ये दिल के फफोले थे जो मैंने सामने रख दिए कि यार कि क्या पाकिस्तान में यही असूल रह गया कि बस जो सीधा, जो ताकतवर होगा उसके सामने हम लेट जाएंगे और बाकी जो है, जो ताकत का मुजाहरा नहीं करेगा उसको हम नप लेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर फरमाए। फ़िल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।